नमस्कार दोस्तों, आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की जो प्रक्रम के हिसाब से जो अपनी एमसीक्यू चल रही है वो आज अपने यहाँ पे सीरीज नंबर 69 रखेंगे। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सभी दोस्त क्लास को शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों, अपन जो 9,999 क्वेश्चन कर रहे हैं उसका यहाँ पे पार्ट नंबर लगभग 69 और एक यहाँ पे लगभग आपको यहाँ पे 5,000 क्वेश्चन है वो यहाँ पे लगभग अपने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। एक बार सभी दोस्त आज की क्लास को शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो अपना 69 देखे दोस्तों यहाँ पे सीरीज रहेगी। उसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि मांसपेशी ऐंठन का क्या कारण होता है। दोस्तों यहाँ पे मांसपेशी ऐंठन की बात कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे केस ऑफ मसल्स क्रैम्प है वो उसका कारण अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसका क्या कारण होता है, मांसपेशी ऐंठन का क्या कारण रहेगा। दोस्तों यहाँ पे अत्यधिक कार्य है, नमक की कमी है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर कमी हो जाती है, पेशी में कोई चोट हो जाती है, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। यानी जो एक्सर वर्क एक्सर जो कार्य होता है, वर्कलोड है वो यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, और पेशी यानी मसल्स के अंदर अगर इंजरी है तो भी अपने को यहाँ पे ऐंठन यानी क्रैम्प आने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। फैक्ट देख सकते हैं दोस्तों आप, मांसपेशी ऐंठन अत्यधिक उपयोग के कारण है, इलेक्ट्रोलाइट्स के अनबैलेंस है, और साथ ही में दोस्तों निर्जलीकरण जिसे अपन डिहाइड्रेशन के बोलते हैं, और मांसपेशी में जो खिंचाव आता है वो इसी के कारण अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखे दोस्तों कि तीव्र अंतराल प्रशिक्षण विकसित करता है। तीव्र अंतराल हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। ये क्या विकसित करता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, एक्सप्लोजिव पावर है, स्पीड एंडोरेंस है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे तीव्र अंतराल करते हैं यानी क्रिया के बीच में अपन गैप लगाते हैं, फिर अपन क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के रूप में अपन कार्य करते हैं। तो इसके द्वारा अपने को मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और स्पीड एंडोरेंस यानी सभी डेवलप करने को अपने को सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। फैक्ट देख सकते हैं दोस्तों आप, फैक्ट के द्वारा आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो फैक्ट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो जिसे आई हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं वो एरोबिक और एरोबिक क्षमता है दोनों को यहाँ पे बढ़ाता है, जिसमें अधिकतम शक्ति है, विस्फोट है, विस्फोटक शक्ति और गति सहनशीलता है, उसको सभी में अपने को यहाँ पे डेवलपमेंट सुधार करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा क्रायोथेरेपी का अर्थ है। दोस्तों अपन ने पिछली प्रश्नोत्तरी में भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन डाले थे, थेरेपी से रिलेटेड, मसाज से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्रायोथेरेपी की अपन मीनिंग बतानी है, क्रायोथेरेपी का अर्थ क्या रहेगा यहाँ पे वो अपने यहाँ पे बताना है। तो क्रायोथेरेपी वो हीट थेरेपी होती है, फिजिकल थेरेपी होती है, इलेक्ट्रोथेरेपी या कोल्ड थेरेपी। दोस्तों मैंने बताया था कि जो हाइड्रोथेरेपी होती है, यह हाइड्रोथेरेपी दो प्रकार की रहेगी, एक ठंडे पानी से संबंधित और दूसरी है पे गर्म। ठंडी होती है उसे अपन क्रायोथेरेपी, और गर्म होती है उसे अपन थर्मोथेरेपी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो क्रायोथेरेपी पूछेगी इसलिए ठंडी चिकित्सा है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी कोल्ड थेरेपी भी इसे अपन बोलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि जो क्रायोथेरेपी का शाब्दिक अर्थ है वो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे शीत चिकित्सा होती है जिसमें अपन ठंड का उपयोग दर्द, सूजन और सूजन को कम करने के लिए अपन यहाँ पे ठंडी का उपयोग यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि अष्टांग योग का चौथा भाग पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे वो अपने यहाँ पे बताना है। महर्षि पतंजलि के द्वारा जो अष्टांग योग दिया गया था उसमें 8 चरण थे दोस्तों यहाँ पे, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 जो यहाँ पे अंग है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। उनमें से जो चौथा अंग पूछा गया है जिसमें यम, नियम, आसन और प्राणायाम, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, यानी प्राणायाम होता है वो यहाँ पे अष्टांग योग का चौथा भाग यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। फैक्ट कि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार जो अष्टांग योग है उनके यम, नियम, आसन, प्राणायाम यहाँ पे 4 भाग यहाँ पे रहने वाले हैं, और ये क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे श्वसन नियंत्रण से संबंधित यहाँ पे प्राणायाम है वो यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों कि पूरक का अर्थ क्या है। द मीनिंग ऑफ पूरक की बात पूछी गई है दोस्तों यहाँ पे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों जो प्राणायाम होता है, जो प्राणायाम होता है, इस प्राणायाम में अगर आप देखें
प्राणायाम के अंदर है वो यहाँ पे श्वास ले अंदर लेना, रोकना और बाहर निकालना, ये तीन क्रियाएं चलती है जिसे अपन पूरक, कुंभक और रेचक के नाम से जानते हैं, जिनका रेशियो 1:4:2 यहाँ पे अनुपात भी होता है, यानी 1 सेकंड में लेना है, 4 सेकंड रोकना है और 2 सेकंड के अंदर यहाँ पे निकालना है। तो पूरक, कुंभक और रेचक, पूरक का अर्थ लेना, कुंभक का रोकना और रेचक का यहाँ पे छोड़ना। तो यहाँ पे पूरक के बारे में पूछा गया तो इनहेलेशन यानी श्वास लेना है, क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों पे इनहेलेशन, जिसे अपन श्वास का अंतर्ग्रहण के नाम से जानते हैं। फैक्ट देख सके दोस्तों यहाँ पे कि प्राणायाम में पूरक का अर्थ यहाँ पे नियंत्रित श्वास लेना है, यानी फेफड़े हैं, फेफड़ों को क्या करना है, हवा से भरना है, लंग्स को है वो यहाँ पे फिलिंग करना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, पद्मासन और सिद्धासन है दोस्तों। यहाँ पे पद्मासन और सिद्धासन क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। विश्रात्मक आसन है, सुधारात्मक आसन है, ध्यानात्मक आसन है, ये उपचारात्मक आसन है। पद्मासन और सिद्धासन की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे ध्यानात्मक आसन है, यानी ये मेडिटेटिव यहाँ पे पोज रहेंगे, आसन रहेंगे, इसमें व्यक्ति बैठ के है वो ध्यान की स्थिति के अंदर यहाँ पे रहता है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप। तो फैक्ट क्या दिया गया है कि पद्मासन और सिद्धासन है वो यहाँ पे और जो प्राणायाम के लिए है वो यहाँ पे उपयोग किए जाते हैं, और ये क्लासिक ध्यानात्मक आसन होते हैं। हालांकि इनको ध्यानात्मक आसन बोलते हैं, लेकिन ये प्राणायाम के लिए भी उपयोग किए जाने वाले आसन यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि अष्टांग योग के अंतिम 3 भाग कौन से हैं। जो अष्टांग योग है उनके जो अंतिम 3 भाग है उनको अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे जो अष्टांग योग है उनमें शुरुआत के 5 भाग और अंत के 3 भाग मिला के दोनों 8 होते हैं, जिन्हें अपन अष्टांग योग बोलते हैं। उनमें जो 3 होते हैं अंत वाले उसे अपन अंतरंग योग के नाम से जानते हैं, और जो शुरुआत के 5 होते हैं उसे अपन बहिरंग योग के नाम से जानते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो अंतिम 3 पूछा गया है, धारणा, ध्यान, समाधि, क्वेश्चन नंबर 7, और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे अंतरंग यहाँ पे योग होता है जिसे अपन धारणा, ध्यान, समाधि के नाम से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो अंतिम 3 अंग है, धारणा, ध्यान और समाधि है, वो अंतरंग योग के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि शवासन व मकरासन है। शवासन और मकरासन क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। उपचारात्मक आसन है, सुधारात्मक, विश्रात्मक या ध्यानात्मक। दोस्तों यहाँ पे शवासन और मकरासन, शवासन का मतलब होता है मर्त शरीर के समान, मर्त शरीर के समान, और मकरासन यानी मगरमच्छ होता है उसके समान। तो बिल्कुल निष्क्रिय रूप से पड़े रहना है वो यहाँ पे शवासन और मकरासन होता है। जो यहाँ पे किस प्रकार रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। विश्रात्मक आसन यानी रिलैक्सेशन आसन यहाँ पे रहेगी, विश्रात्मक आसन रहेंगे। इनमें है विश्राम की पोजीशन यहाँ पे रहती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो शवासन और मकरासन दोनों विश्रामात्मक आसन है, और गहरे आराम और रिकवरी के को क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए इनको यूज किया जाता है। सभी आसनों के बाद में अपन अंततः है वो यहाँ पे शवासन और मकरासन अनिवार्यतः करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों कि प्रतिकूल प्रक्रिया को करना चाहिए, प्रतिकूलन प्रक्रिया को करना चाहिए, यानी इंग्लिश में देखें दोस्तों आपको समझ में आएगा। प्रतिकूलन प्रक्रिया जिसे अपन कूल डाउन प्रोसेस के नाम से जानते हैं, उसको करना चाहिए। कब करना चाहिए, चाहे प्रतियोगिता के मध्य में, प्रतियोगिता से पहले, प्रतियोगिता के बाद या प्रतियोगिता के दौरान। तो दोस्तों एक कूल डाउन होता है और दूसरा यहाँ पे वार्म अप, वार्म अप होती है। दोनों में फर्क होता है। वार्म अप है वो यहाँ पे अपन प्रतियोगिता से पहले करते हैं, लेकिन कूल डाउन है वो प्रतियोगिता के बाद करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। प्रतियोगिता के बाद है अपन कूल डाउन यहाँ पे करते हैं। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप। तो कूल डाउन प्रतिकूलन बोलते हैं वो तीव्र गतिविधि के बाद है वो हृदय गति को कम करने के लिए, हार्ट रेट को कम करने के लिए, लैक्टिक एसिड को हटाने के लिए और मांसपेशी के जो दर्द है उनको रोकने के लिए अपन कूल डाउन करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम महासचिव कौन थे वो अपने यहाँ पे बताना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है जो आईओसी की बात कर रहे हैं, जो 1894 के अंदर यहाँ पे स्थापित हुई थी, 1894 के अंदर, जिसके प्रथम अध्यक्ष है वो डेमेत्रियस विकिलेस थे। विकिलेस इसका प्रथम अध्यक्ष है, लेकिन यहाँ पे सेक्रेटरी पूछा गया है, जनरल सेक्रेटरी जैक्स रोगे, कॉमते हेनरी बेला लातूर, पेरेडे कुबर्टिन या लॉर्ड केलेनिन।
तो दोस्तों यहाँ पे आईओसी के प्रथम महासचिव पूछे, क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों पीयर डे कुबर्टिन है वो यहाँ पे आईओसी के प्रथम यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी थे। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा कि महिलाओं को ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति कब मिली। महिलाओं को ओलंपिक के अंदर पहली बार कब पार्टिसिपेट किया गया था, वो अपने यहाँ पे बताना है। 1896, 1900, 1908 या 1920। तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक है, उसके अंदर है वो पहली बार ध्वज का उपयोग किया गया था दोस्तों यहाँ पे, ओलंपिक ध्वज। साथ ही में दोस्तों सन 1896 वो प्रथम आधुनिक ओलंपिक है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे महिलाओं का है वो सन 1900 का जो पेरिस ओलंपिक है उसके अंदर है वो पहली बार पार्टिसिपेट करने का यहाँ पे अनुमति दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों, तो महिलाओं का है आधुनिक ओलंपिक में पहली बार सन 1900 का जो पेरिस ओलंपिक था उसमें खेलने के लिए यहाँ पे अनुमति मिली थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, बाइसेप की उत्पत्ति निम्न में से होती है। दोस्तों यहाँ पे बाइसेप का ओरिजिन स्थल है वो यहाँ पे क्या रहेगा, वो अपने यहाँ पे बताना है। बाइसेप जो सामने की होती है दोस्तों, यहाँ अपर आर्म की बात करें, अपर आर्म, और ये अपना एल्बो यानी जॉइंट रहेगा, एल्बो ये लोअर आर्म हो गया, ये अपने यहाँ पे रिस्ट रह गई, और ये अपनी अंगुलियां यहाँ पे होती है। उनमें से जो बाइसेप होती है वो सामने की तरफ होती है, और जो ट्राइसेप होती है पीछे की तरफ होती है। ये अपने यहाँ पे ह्यूमरस हड्डी यहाँ पे रहती है, और यहाँ पे रेडिएशन वाली हड्डी होती है। तो बाइसेप्स की बात पूछी गई है, तो बाइसेप का ओरिजिनल स्थल यहाँ पे क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जो स्केपुला हड्डी है जिसे अपन शोल्डर ब्लेड के नाम से जानते हैं, उसके ऊपरी हिस्से से, ध्यान रखना ऊपरी हिस्से से है यहाँ पे बाइसेप्स के यहाँ पे होता है। ये अपने क्लेविकल की भाग आता है, जो अपना सामने की तरफ क्लेविकल होती है, और पीछे की तरफ कंधे की तरफ वो स्केपुला होती है। इसके अपर भाग से अपने को बाइसेप्स की यहाँ पे उत्पत्ति होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कि जो बाइसेप्स ब्रेंकी की दोनों हेड्स हैं वो स्केपुला से उत्पन्न होते हैं। इसकी दो हड्डियां होती है, बाइसेप्स के ऊपर हेड होते हैं दो, दोनों ही हैं वो स्केपुला हड्डी से यहाँ पे जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो ट्राइसेप्स की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे कि जो ट्राइसेप्स की उत्पत्ति निम्न में से होती है, ओरिजिन पूछा गया है ट्राइसेप्स का, वो अपने यहाँ पे बताना। अभी जस्ट अपन ने बाइसेप्स के बारे में देखा था दोस्तों यहाँ पे, कि बाइसेप के बारे में देखा था, वो यहाँ पे स्केपुला के अंदर से इसकी उत्पत्ति होती है। लेकिन अब जो अपन ट्राइसेप्स की बात कर रहे हैं, ट्राइसेप्स के अंदर है वो तीन यहाँ पे हेड रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे बी और सी ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे बी और सी यानी स्केपुला की ऊपरी हेड से एक, बाइसेप्स का यहाँ पे एक हेड रहेगा, और जो बाइसेप्स के सॉरी ट्राइसेप्स के एक हेड है वो यहाँ पे स्केपुला से जुड़ा रहेगा, और जो दो हेड है वो यहाँ पे ह्यूमरस से जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पे बी और सी इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। फैक्ट देखे दोस्तों यहाँ पे फैक्ट आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। जो ट्राइसेप्स है उसके तीन हेड होते हैं, हेड यानी यहाँ पे सिर होते हैं जिनके तीन भाग होते हैं, उनमें से जो लॉन्ग हेड है वो स्केपुला से, और दो अन्य हेड है वो ह्यूमरस से यहाँ पे मिले हुए रहते हैं। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14, जिस शरीर में जिस जगह दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में मिलती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे दो या दो से अधिक हड्डियां एक जगह आके जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन या जॉइंट बनाती है उसे इससे अपन किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे इसे अपन जोड़ या जॉइंट के नाम से जानते हैं। दो या दो से अधिक हड्डियां जहाँ पर आके अपना मिलती है उस मिलन स्थल को अपन किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे जॉइंट या जॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो जोड़ या संधि है वह बिंदु होता है जहाँ दो या दो से अधिक हड्डियां यहाँ पे मिलके वापस आके है वो यहाँ पे जुड़ती है। जैसे अपने हुमरस हड्डी है और नीचे रेडियस और अल्ना है, ये इनका मिलन स्थल है वो कोनी के पास होता है, तो ये कोनी का जोड़ यहाँ पे बन जाता है, जो यहाँ पे हिंज जॉइंट की श्रेणी में यहाँ पे आता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि अधिगम के किस सिद्धांत में अभ्यास द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। अभ्यास के द्वारा है वो सीखने पर सर्वाधिक बल देते हैं अपन, कौन सा यहाँ पे सिद्धांत रहेगा। संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, यह क्रिया परशु अनुबंधन सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बताना दोस्तों, तो सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक बल है वो अभ्यास के द्वारा दिया जाता है वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है,
और उसमें स्टिमुलस और साथ में रेस्पॉन्स थ्योरी पे भी उसे अपन बोलते हैं। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, जिसे अपन एसआर थ्योरी के नाम से यहाँ पे जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो थॉर्नडाइक है, उस थॉर्नडाइक के द्वारा है वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी गई थी दोस्तों यहाँ पे, उसके द्वारा है वो कनेक्जिम सिद्धांत है, वो अभ्यास के द्वारा सीखने पर सबसे ज्यादा यहाँ पे जोर देता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों कि अभिप्रेरणा उद्दीप्त करती है, मोटिवेशन क्या स्टिमुलस देता है वो अपने को यहाँ पे बताना है कि अभिप्रेरणा क्या उद्दीप्त करती है शरीर के अंदर। अगर लर्निंग की बात करें दोस्तों, यहाँ पे लर्निंग के अंदर सबसे ज्यादा है वो अपने को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और मोटिवेशन देने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, आदतों के द्वारा, चरित्र के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा, या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो अभिप्रेरणा अपने को स्टिमुलस के रूप में क्या देती है दोस्तों, यहाँ पे क्रियाशीलता देती है। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्रियाशीलता है, चालकता है, वो चालकता ही अपने को यहाँ पे एक्टिव करके अपन किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे मोटिवेट करती है। फैक्ट देख सकते हैं दोस्तों आप कि अभिप्रेरणा लक्ष्य निर्देशित गतिविधि को शुरू, मार्गदर्शन और बनाए रखने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा है वो सबसे ज्यादा मजबूत होती है, और ये जो प्रकार है वो यहाँ पे क्रियाशीलता कहलाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों कि अधिगम का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है दोस्तों, यहाँ पे ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात कर रहे हैं अपन, वो किसके द्वारा यहाँ पे प्रतिपादित किया गया है, थॉर्नडाइक, पावलोव, किलपैट्रिक या हल। अधिगम का अपन ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात करें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर, तो यहाँ पे थॉर्नडाइक के द्वारा है वो यहाँ पे यूज किया गया है, जो अभ्यास के द्वारा सीखने के यहाँ पे सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों इसमें होता क्या है, तो यहाँ पे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, उसने जो प्रयास एवं भूल यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी का यहाँ पे सिद्धांत है उसको यहाँ पे प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा यहाँ पे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्योंकि शिक्षण अधिगम क्रिया की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर जो व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल रूप से अगर किसी पे ध्यान देना है वो क्यों देते हैं अपन यहाँ पे, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा निर्धारण करना तरीका, बच्चों का विकास दर भिन्न है और वे भिन्न तरीके से सीखते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक बच्चे पे है वो अलग अलग तरीके से अपन जो ध्यान देते हैं वो क्यों दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। यानी बच्चे की विकास दर अलग अलग होती है प्रत्येक बच्चे की, और वे भिन्न तरीके से सीख पाते हैं, अलग अलग तरीके से सीखते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति पे वो इंडिविजुअल ध्यान देना अपने को यहाँ पे चाहिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि हर बच्चे की जो विकास दर और सीखने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए आप सभी पर अलग अलग तरीके से अपन ध्यान देते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों यहाँ पे कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र क्या करते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे क्लासरूम टीचिंग की बात कर रहे हैं, अगर वो अच्छी किस प्रकार रहेगी कि सभी छात्र क्या करें, चुपचाप शांत बैठे रहे, साफ सुथरी गणवेश में हो, प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर हो, या अध्यापक की हर बात लिखते हो। सबसे अच्छा क्लासरूम टीचिंग किस प्रकार प्रभावी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए सभी बच्चे यहाँ पे तत्पर रहे तो फिर वो क्लासरूम यहाँ पे टीचिंग प्रभावी रहता है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे तो सक्रिय भागीदारी और प्रश्न पूछना और प्रभावी कक्षा शिक्षण का है यहाँ पे संकेत माना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या है, मेन बेस ऑफ सक्सेस के लर्निंग है उसके अपने को यहाँ पे बताना है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे, दंड यानी पनिशमेंट, रिवार्ड, या लक्ष्य प्राप्त की उत्कृष्ट इच्छा, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर बताना है अधिगम की सफलता का मुख्य आधार देखा जाए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, यानी लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, अगर स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ अचीवमेंट गोल है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा है वो अधिगम को यहाँ पे सफल बनाती है। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया कि सफल अधिगम का मुख्य जो आधार है वो लक्ष्य प्राप्त करने की मजबूत है वो इच्छा, और आंतरिक प्रेरणा भी प्रेरणा यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों यहाँ पे विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम बनाते समय निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए।
विद्यालय में अपन फिजिकल एजुकेशन का अगर कार्यक्रम बना रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो बनाते समय है वो अपने को किन बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सी बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं? स्वास्थ्य संबंधी तथ्य पर, लिंगीय विभिन्नता यानी जेंडर डिफरेंस पर, और बच्चों की शारीरिक दक्षता पर, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे सभी बातों पर है अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, विद्यालय के अंदर कार्यक्रम बनाना चाहिए। तो इसके अंदर अपन क्या क्या करते हैं, तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के अंदर अपन आयु है, लिंग है, स्वास्थ्य है, शारीरिक दशा को ध्यान में रखकर अपन कार्यक्रम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हो आएगी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखे दोस्तों यहाँ पे कि अर्थवेद परीक्षण, जिसे अपन अचीवमेंट टेस्ट के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, वो क्या है, वो अपने यहाँ पे बताना है। बुद्धि परीक्षण है, अभिवृत्ति परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण है, या फिर समूहभेद परीक्षण है। अर्थवेद परीक्षण की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंट टेस्ट, यहाँ पे अर्थ परीक्षण है वो यहाँ पे इंटेलिजेंट टेस्ट होता है। अब इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों अपन, कि किसी भी उपलब्धि परीक्षण में है वो छात्र के द्वारा है वो विषय के ज्ञान प्राप्त को अपन क्या करते हैं, मापते हैं। उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट है, उसमें अपन क्या करते हैं, किसी भी बालक का है वो विषय का ज्ञान मापते हैं, और किसके द्वारा मापते हैं, तो यहाँ पे बुद्धि परीक्षण के द्वारा इसे मापा जाता है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखे दोस्तों कि शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, ये निम्नलिखित में से किसके सम्मिलित है। ये कथन है, ये कोटेशन है यहाँ पे, वो किसके द्वारा दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का क्या है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, WHO का, स्नैप्स का, MHRD, या फिर यूनेस्को। तो प्रत्येक व्यक्ति का दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यूनेस्को ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे यूनेस्को का है वो यहाँ पे चार्टर घोषणा पत्र है, जिसमें प्रत्येक नागरिक या व्यक्ति का है वो मौलिक अधिकार यहाँ पे शारीरिक शिक्षा होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र है, शारीरिक शिक्षा को मौलिक अधिकार यहाँ पे मानते हैं। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन क्रेसमर का कार्य वर्गीकरण है। क्रेसमर की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, उसका यहाँ पे क्लासिफिकेशन है वो कौन सा रहेगा, वो अपने यहाँ पे बताना। क्रेसमर ने है दोस्तों यहाँ पे 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन बताए थे दोस्तों, यहाँ पे पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, और यहाँ पे डाइप्लास्टिक। तो यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर यहाँ पे 24 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे डाइप्लास्टिक है, अविकसित यहाँ पे व्यक्ति होता है वो इसके अंदर यहाँ पे शामिल किया जाता है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्रेसमर ने है वो शरीर के 4 प्रकारों में एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डाइप्लास्टिक के अंदर यहाँ पे वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, सेल्डन द्वारा किया गया काया प्ररूप वर्गीकरण क्या है। सेल्डन के द्वारा जो यहाँ पे बॉडी जो सोमेटोटाइप वर्गी क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे कौन सा रहेगा, तो दोस्तों यहाँ पे सेल्डन है उसने सोमेटोटाइपिंग के आधार पर क्लासिफिकेशन किया था, उसमें है उसने यहाँ पे एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, या इनमें सभी। तो 3 प्रकार के व्यक्ति बताए थे, और उसके जो रेटिंग स्केल पॉइंट था वो 1 से 7 का यहाँ पे स्केल रेटिंग पॉइंट था। उसमें है उसने यहाँ पे एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक की श्रेणी में बताया था, यानी मोटा, मजबूत और पतला। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे तीनों ही है वो सेल्डन के वर्गीकरण यहाँ पे रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे सेल्डन ने शरीर के प्रकारों के अंदर एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक के अंदर यहाँ पे वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वाशी और कोर को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पे क्वाशी और कोर और एक रोग और होता है जिसका नाम है मरासमस। यहाँ पे एक रोग और होता है क्वाशी और कोर के साथ में मरासमस है वो यहाँ पे रहता है। तो क्वाशी और कोर और साथ में मरासमस रोग है, ये किसकी कमी के कारण होते हैं, और इनको ठीक करने के लिए अति आवश्यक जो न्यूट्रिशन है वो अपने को वसा है, प्रोटीन, खनिज लवण या कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर। प्रोटीन की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो क्वाशियोरकोर और मरासमस अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। बच्चों के अंदर है वो यहाँ पे मरासमस, और क्वाशियोरकोर है वो यहाँ पे जो वर्ध और एडल्ट वयस्क होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो क्वाशियोरकोर है वो यहाँ पे प्रोटीन की कमी के कारण होने वाली यहाँ पे डिजीज यहाँ पे रहेगी, डिफिशियंसी रहेगी। नेक्स्ट हो रहेगी क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 रहेगा
क्वेश्चन नंबर 27 देखे दोस्तों यहाँ पे कि किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य मूल्य क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल का सामान्य पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो दो प्रकार का होता है, एचडीएल और एलडीएल, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और यहाँ पे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। उसके अंदर देखा जाए तो एक स्वस्थ व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य मूल्य पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि प्रत्येक 100 ml प्लाज्मा के अंदर है वो 60 से 200 मिलीग्राम है वो यहाँ पे क्या रहेगा, कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे रहता है। यानी प्लाज्मा कितना है, 100 ml है, उनमें से है वो 60 से 200 मिलीग्राम, mmHg की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, मिलीग्राम है वो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल रहता है। फैक्ट देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि एक स्वस्थ व्यक्ति में है जो कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है वो लगभग 60 से 200 मिलीग्राम है, वो 100 ml प्लाज्मा के अंदर यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, एसिटाइल एसिटाइलकोलिन स्नायु कोशिकाओं में पेशी कोशिकाओं के साथ संपर्क को एक स्थल पर अनुमति प्रदान करता है, वह स्थल क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा समझने की जरूरत है क्वेश्चन को कि एसिटाइलकोलिन स्नायु है वो कोशिकाओं में पेशी कोशिका के साथ संपर्क करके है वो एक जगह आकर है जुड़ जाता है, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं। साइनोवियल जॉइंट है, मोटर एंड प्लेट है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एसिटाइलकोलिन स्नायु है, फाइबर है, वो ध्यान रखना है पेशी कोशिकाओं के साथ जिस स्थल पे आकर है वो जुड़ता है उसे अपन यहाँ पे नर्व मस्कुलर जंक्शन के नाम से जानते हैं, यानी तंत्रिका पेशीय संधि के नाम से जाना जाता है। और यह क्या करता है, इम्पैक्ट जो इम्पल्स होते हैं, संवेग हैं, उनको यहाँ पे आगे ले जाने का कार्य करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो तंत्रिका पेशीय संधि वह स्थान है जहाँ एसिटाइलकोलिन मांसपेशी को संकेत भेजता है, यानी मांसपेशी को क्या करता है, संकेत आगे भेजता है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन पेशियों का आधारभूत इकाई है। पेशी की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, मसल्स की बात कर रहे हैं। मसल्स की यहाँ पे यूनिट्स कौन सी रहेगी, कोशिकाएं हैं, सारकोमेर है, मायोफाइब्रिल है, एक और दोनों। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो मांसपेशियों की जो इकाई होती है, यूनिट्स होती है, बेसिक यूनिट होती है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, उसे अपन सारकोमेर के नाम से जानते हैं। ये मांसपेशी की इकाई होती है, सेल होती है। अब साथ ही में दोस्तों सारकोमेर के ही हैं वो अन्य कंपोनेंट्स होते हैं वो मायोफाइब्रिल यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ बेसिक पूछा जाए तो सारकोमेर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। देख सकते हैं दोस्तों आप कि मांसपेशी का आधारभूत संकुचन इकाई है वो सारकोमेर होती है और मायोफाइब्रिल है वो इसके मुख्य घटक होते हैं। हालांकि संकुचन इकाई पूछा गया है तो वो तो यहाँ पे सारकोमेर यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखे दोस्तों कि पेशी तंतुओं में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है। पेशी तंतु की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, यानी मसल फाइबर की बात कर रहे हैं, उनमें जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है दोस्तों, कल भी अपन ने प्रश्न उत्तर के अंदर डाला था इसको। एक्टिन, मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। जो मांसपेशी को संकुचित कॉन्ट्रैक्टाइल करने के लिए जो यहाँ पे प्रोटीन होता है उसे अपन एक्टिन और मायोसिन के नाम से जानते हैं। इसमें जो एक्टिन है वो भी दो प्रकार का रहेगा यहाँ पे, ट्रोपोनिन और ट्रोपो यहाँ पे मायोसिन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मांसपेशी के संकोचन में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल के लिए है वो यहाँ पे कौन सा रहेगा, तो एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे जिम्मेदार प्रोटीन रहते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31। तंत्रिका ऊतक की आधारभूत इकाई क्या है। नर्व टिश्यू की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, उसकी बेसिक यूनिट यहाँ पे क्या रहेगी वो अपने यहाँ पे बताना है, नर्व टिश्यू की। कोशिका क्या है दोस्तों यहाँ पे, मानव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मायोफाइब्रिल और सारकोमेर अपन ने अभी देखा है वो यहाँ पे मसल्स की यहाँ पे यूनिट होती है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, न्यूरॉन होती है वो यहाँ पे तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस सिस्टम की है वो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे यूनिट्स यहाँ पे बेसिक यूनिट रहेगी। तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट्स ऑफ नर्वस टिश्यू है वो यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट हो रहेगी क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों, अटलांटो पश्च कपाल संधि, दोबारा से देखिए दोस्तों यहाँ पे
कि अटलांटो पश्चिकापाल अस्थि संधि उदाहरण है। इसे इंग्लिश में देखें दोस्तों यहाँ पे अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है, वो किसका एग्जाम्पल है, वो अपने यहाँ पे बताना है। लीवर के बारे में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। और लीवर यहाँ पे 3 प्रकार के रहेंगे दोस्तों यहाँ पे, प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी उत्तोलक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, तो अपनी जो अटलांटो दोस्तों यहाँ पे जो अपनी है खोपड़ी वाला भाग है उसकी यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे जो लास्ट वाली हड्डी होती है वो ऑक्सीपिटल होती है, पीछे वाली हड्डी। उसके अंदर जो वर्टिब्री होती है उसमें पहली एटलस और एटलस के अंदर यहाँ पे एक्सिस होती है। तो अटलांटो एक्सिल यहाँ पे जॉइंट बन जाता है खोपड़ी के अंदर। तो ये मूवमेंट कराती है दोस्तों यहाँ पे बैलेंस का। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कि प्रथम श्रेणी उत्तोलक है वो इसका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सिरी लाना है वो अटलांटो ऑक्सीपिटल संधि है, वो प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। ये अपन जो यस एंड नो की बात करते हैं वो यस एंड नो है, वो यहाँ पे फर्स्ट क्लास लीवर अटलांटो ऑक्सीपिटल यहाँ पे जॉइंट के कारण होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33, शरीर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहे हैं अपन, कि शरीर को पादांगुलियों पर उठाना किसका उदाहरण है, यानी पैर की अंगुलियों के ऊपर उठाना है वो किसका उदाहरण है। ये अपना शरीर है और ये अपनी यहाँ पे पैर की अंगुलियां हैं दोस्तों। इन पैर की अंगुलियों पर यानी टिप टोज के ऊपर अपन शरीर को ऊपर की तरफ है उठाते हैं पंजे के ऊपर। तो यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे रहेगा लीवर का। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक्स बन गया है, फिर अपने का यहाँ पे प्रतिरोध आ गया है, रेजिस्टेंस आ गया है, एक्स आ गया और फोर्स यहाँ पे आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 और ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 33 के अंदर वो बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे सेकंड क्लास लीवर यहाँ पे फार फरा और रफा। तो यहाँ पे सेकंड क्लास लीवर है वो इसका सही एग्जाम्पल यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कि पैरों की अंगुलियों पर अगर अपन खड़े होते हैं तो वो सेकंड क्लास लीवर है, वो इसका सही एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34 देखे दोस्तों यहाँ पे, कि किसी प्रकार के उत्तोलक में बल और प्रतिरोध दुर्री है, बल और प्रतिरोध है वो दुर्री के एक ही ओर होते हैं, लेकिन जो बल है वो दुर्री के बिल्कुल निकट होता है। वो कौन सा लीवर यहाँ पे रहेगा, थोड़ा समझना है दोस्तों इसको, क्वेश्चन को दोबारा जी, कि कौन सा उत्तोलक है जिसमें बल और प्रतिरोध यानी फोर्स और रेजिस्टेंस है वो एक्स के एक ही साइड में रहेंगे, लेकिन जो फोर्स है वो दूरी के बिल्कुल यानी एक्स के बिल्कुल पास में रहता है। क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे वो ध्यान रखना थर्ड क्लास लीवर के अंदर यहाँ पे होता है, इसके अंदर है वो फोर्स है वो एक्स के बिल्कुल पास में यहाँ पे रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थर्ड क्लास लीवर का यहाँ पे उदाहरण होता है, मानव शरीर में सबसे आम उदाहरण है वो यहाँ पे थर्ड क्लास पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35, सामान्य कटी वक्रता की वर्धित पश्च उत्तलता सूची करती है। दोस्तों इसको थोड़ा इंग्लिश के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये इसे कि जो इंक्रीज पोस्चर कन्वेक्चर नॉर्मल नंबर की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा कन्वेक्चर इंडिकेट करता है वो अपने यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लंबर है सर्वाइकल थोरेसिक और लंबर यानी जो कटी का भाग है कमर का भाग है वो आगे की तरफ है वो निकल के आ जाता है, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो उसे अपन अग्र कुब्जता के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 जिसे अपन लोर्डोसिस के नाम से भी जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो कटी क्षेत्र में अत्यधिक अंदर की वक्रता को अपन अग्र कुब्जता लोर्डोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों, 36 रहेगा कि अंतर्दर्शन और निरीक्षण विधि में निम्नलिखित में से क्या संबंध है। दोस्तों यहाँ पे अंतर्दर्शन और जो निरीक्षण विधि है उनमें निम्न में से क्या संबंध है वो अपने यहाँ पे बताना है। रिलेशनशिप बिटवीन इंट्रोसेप्शन और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड है उनके अंदर बताना है। परस्पर पूरक होते हैं, परस्पर विरुद्ध होते हैं, पृथक होते हैं, ये उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। दोनों परस्पर कप्लीमेंट्री टू ईच अदर रहेंगे दोस्तों, यहाँ पे दोनों है वो एक दूसरे से पूरक यहाँ पे रहेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अंतर्दर्शन और साथ ही में जो निरीक्षण है विधि है वो अक्सर एक दूसरे से पूरक विधियां मानी जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 37 रहेगा,
क्वेश्चन नंबर 37 की मनोविज्ञान में व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता निम्नलिखित में से किस विधि से लगाया जाता है। मनोविज्ञान के अंदर है वो व्यक्ति की अगर मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं तो उनका पता अपन किस कौन सी विधि से लगाते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। निरीक्षण विधि है, प्रयोग विधि है, जीवनवर्त विधि है या प्रश्नावली विधि है। क्वेश्चन नंबर अपने 37 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पे केस स्टडी मेथड होती है। केस स्टडी मेथड जीवनवर्त विधि है, उसके द्वारा अपन मनोविज्ञान के अंदर व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता लगाते हैं। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे कि मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता लगाने के लिए अपन केस स्टडी विधि यानी केस स्टडी मेथड का अपन उपयोग करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि मनोविज्ञान में अध्ययन की सबसे कम प्रमाणिक विधि है। सबसे कम प्रमाणित की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे कौन सी रहेगी, वो अपने यहाँ पे बताना है। मनोविज्ञान में अध्ययन की सबसे कम प्रमाणिक विधि है तो वो निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन है, प्रयोग एक्सपेरिमेंट है, अंतर्दर्शन इंट्रोस्पेक्शन है या प्रश्नावली जिसे अपन क्वेश्चन नियर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर बताना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। अंतर्दर्शन विधि है, इंट्रोस्पेक्शन विधि होती है, वो मनोविज्ञान के अंदर है वो सबसे कम प्रमाणिक विधि यहाँ पे मानी जाती है। अब ये क्यों मानी जाती है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो अंतर दर्शन व्यक्तिपरक होने के कारण सबसे कम प्रमाणिक है। ये व्यक्तिपरक होने के कारण यानी व्यक्ति के अलग अलग नजरिए के कारण है, वो इसके द्वारा अपन अनुमान यहाँ पे सही नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा दोस्तों। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन निम्नलिखित में से किस विषय वस्तु है। दोस्तों यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक समस्या का अध्ययन निम्नलिखित में से किसकी विषय वस्तु है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं और उसमें जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं आती है, ये विषय वस्तु किसकी रहेगी, सब्जेक्ट मैटर किसका रहेगा। औद्योगिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान या कानूनी मनोविज्ञान। तो शिक्षा की बात आ रही है और शिक्षा में अगर कोई समस्या आ रही है तो कौन सी साइकोलॉजी के द्वारा है, वो यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीच करेक्ट आंसर रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा अपन उसको यहाँ पे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो शिक्षा क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन है वो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु मानी जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40। कैल्शियम और फास्फोरस मुख्यतः सहायक होते हैं दोस्तों। यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस है वो मेनली हेल्पफुल किसके लिए रहेंगे, वो अपने यहाँ पे बताना है। परिसंचरण सर्कुलेटरी सिस्टम है, रोगों से बचाव है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज है, हड्डी के निर्माण बोन ऑफ फॉर्मेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो कैल्शियम और जो फास्फोरस है वो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे किसके उपयोग के सबसे ज्यादा उपयोगी रहेंगे, तो हड्डी के निर्माण के लिए है वो सबसे ज्यादा उपयोगी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस की बात करें अपन यहाँ पे तो वो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए है वो मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 41। 394 ईस्वी में किस रोमन सम्राट ने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगाया था। दोस्तों यहाँ पे सम्राट कौन से देश का था वो भी अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे रोमन सम्राट है, रोम राज्य का। और बंद कब किया था, तो 394 एडी के अंदर यहाँ पे ध्यान रखना है। चालू कब हुए थे, तो 770 बीसा के अंदर यहाँ पे चालू हुए थे। तो बंद करने वाला है वो कौन सा यहाँ पे सम्राट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर। थियोडोसिस प्रथम है वो यहाँ पे प्राचीन ओलंपिक खेलों को यहाँ पे बंद करने वाला सम्राट था। तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे रोमन सम्राट थियोडोसिस प्रथम ने 394 में प्राचीन ओलंपिक खेलों के ऊपर यहाँ पे क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 42। 1875 ईस्वी में किस जर्मन भूशास्त्री के द्वारा नेतृत्व में है वो प्राचीन ओलंपिया नगर की है वो खुदाई की गई थी। दोस्तों जो आधुनिक ओलंपिक 1896 के अंदर स्टार्ट हुए थे उनकी है वो यहाँ पे खुदाई की प्रक्रिया ओलंपिया शहर है वो 1875 के अंदर भी की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी, कुबर्टीन, अर्नेस्ट कोर्टियस, ओलिवर कोर्टियस या फिर एडोल्फ अर्नेस्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 रहेगा और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अर्नेस्ट कोर्टियस के द्वारा है वो 1875 के अंदर यहाँ पे ओलंपिया शहर की खुदाई की गई थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो प्राचीन जो ओलंपिया की व्यवस्थित खुदाई है वो जर्मन पुरातत्वविद है जिसका नाम है अर्नेस्ट कोर्टियस कोर्टियस है, उसके नेतृत्व में यहाँ पे खुदाई की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 43।
क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्तों कि आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहाँ शुरू हुए थे। इजीली रहेगा दोस्तों यहाँ पे। प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में, और आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 के अंदर और एथेंस के अंदर यहाँ पे शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 के अंदर बताना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे 1896 एथेंस के अंदर है आधुनिक ओलंपिक खेलों की यहाँ पे शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 44। 44 देखिए दोस्तों, पाँव की तली को अंदर की तरफ मोड़ना कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे टर्निंग द सोल द फुट इनवर्ड काल है वो अपने को बताना है। ये अपना पैर है दोस्तों यहाँ पे, ये अपना टखना, और यहाँ पे लोअर, और ये अपना पैर का भाग है, इसको अपन अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं, ये अंदर की साइड की तरफ मोड़ रहे हैं, तो उसे अपन किस नाम से जानेंगे। प्रोनेशन, इन्वर्जन, इवर्जन, नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे इसे अपन इनवर्जन के नाम से जानते हैं, यानी विपरिवर्तन के नाम से जानते हैं। यानी अंदर की तरफ मोड़ना यहाँ पे इन्वर्जन, और यहाँ पे बाहर की तरफ अगर इसको वापस मोड़ते हैं अपन, तो यहाँ पे एवर्जन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पैर की जो तली है उसको अंदर की तरफ मोड़ना है वो इन्वर्जन, विवर्तन यहाँ पे विपरिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 45। हथेली को आगे अथवा ऊपर की ओर मुड़ना क्या कहलाता है दोस्तों। यहाँ पे हथेली को अपन आगे की तरफ या स्काई की तरफ कर लेते हैं, वो आसमान की तरफ कर लेते हैं, तो उससे अपन किस नाम से जानते हैं। और दोस्तों आप अगर जमीन की तरफ करते हैं तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं। दोनों को अपने को यहाँ पे बताना है। तो हथेली को आगे या ऊपर की तरफ मोड़े तो पर उसे क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी सुपीनेशन के नाम से जानेंगे। और अगर उसे अपन जमीन की तरफ मोड़ देते हैं तो उसे अपन प्रोनेशन के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, तो हथेली का को आगे या ऊपर की ओर मोड़ना है वो सुपीनेशन उत्तानन यहाँ पे कहलाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 46। 46 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे सोशल फाउंडेशन थॉट्स ऑफ थॉट्स एंड एक्शन है, उस पुस्तक के लेखक यहाँ पे कौन रहेंगे। पियाजे, बांडुरा, स्किनर या वाटसन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अल्बर्ट बांडुरा ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, वो इसके यहाँ पे लेखक रहेंगे। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 रहेगा कि अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने का तरीका क्या है। लर्निंग को ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं। प्रलोभन दे सकते हैं, अभिप्रेरणा दे सकते हैं, नई शिक्षण तकनीक का प्रयोग करते हैं, ये इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो लर्निंग है उसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए, प्रभावी करने के लिए है क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। मोटिवेशन अपने को देना चाहिए, अभिप्रेरणा देना चाहिए, और अभिप्रेरणा भी है वो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो सबसे ज़्यादा अपने को यहाँ पे देनी चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो अधिगमों को प्रभावशाली बनाने के लिए अभिप्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 48। अधिगम अंतरण के प्रकार है दोस्तों। यहाँ पे इंग्लिश में देखिए एक बार इसको, टाइप ऑफ ट्रांसफर लर्निंग की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कितने प्रकार की रहेगी। अधिगम अंतरण के प्रकार है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करें, सीखने के स्थानांतरण की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे धनात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो स्थानांतरण है, तीन प्रकार के यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रहते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि अनुबंध प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपन यानी जो घंटी की आवाज है उसके उपस्थित होने करने पर होने वाली जो अनुक्रिया क्या कहलाती है। अगर घंटी बजती है और घंटी बजते ही है वो यहाँ पे कुत्ते के मुंह के अंदर जो लार बनना स्टार्ट हो जाती थी, वो क्या कौन सी क्रिया थी। संबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अव्यक्त या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 के अंदर बताऊं दोस्तों, तो दोस्तों घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह के अंदर जो लार आती थी वो यहाँ पे कंडीशनल रेस्पॉन्स, यहाँ पे अनुबंधित अनुक्रिया थी। चाहे उसको भोजन मिले या ना मिले, लेकिन उसके जो भाव थे वो उसको पता लग जाता था कि घंटी बजते ही अपने को क्या मिलने वाला है, भोजन, और उसके द्वारा है वो उसके मुंह के अंदर यहाँ पे लार बन जाती थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो पावलोव के प्रयोग में जो घंटी की आवाज होने पर होने वाली अनुक्रिया है वो अनुबंधित अनुक्रिया यहाँ पे कहलाती थी, कंडीशनिंग यहाँ पे रिस्पॉन्स कहलाती थी।
नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 50, पूर्णाकृतिवाद। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 50 कि पूर्णाकृतिवाद निम्न में से किस पर विशेष बल देता है। दोस्तों यहाँ पे जिसे अपन इंग्लिश में देखें तो गेस्टाल्टलिज्म की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। यहाँ पे वो किस पे विशेष बल देता है, प्रैक्टिस पर, इमोशन, रिवार्ड या परसेप्शन यानी इंसाइट या होल पैटर्न पर। दोस्तों गेस्टाल्टवाद है उनकी यहाँ पे जो यहाँ पे मत था वो पूर्णाकृति था, यानी किसी भी वस्तु को है वो पूरे रूप से, पूर्ण रूप से, होल रूप से देखने का था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन या फिर इनसाइट होल पैटर्न यहाँ पे रहेगा। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप। तो फैक्ट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि पूर्णाकृति गेस्टाल्ट है ये पूरे को, उसके भागों को योग से अलग मानता था और प्रत्यक्षीकरण है तथा अंतर्दृष्टि के द्वारा पर बल देता था। यानी जो पूर्णाकृतिवाद है, गेस्टाल्ट है, वो पूरे को उसके भागों के योग से अलग मानता था और प्रत्यक्षीकरण तथा अंतर्दृष्टि पर सबसे ज्यादा बल देता था। पार्ट में डिवाइड न करके है वो एक ही अंतर्दृष्टि के द्वारा उसको सभी समस्या को देखा जाता था। तो चलिए दोस्तों ये लगभग अपन ने 50 एमसीक्यूज आज की क्लास में शामिल किए थे। कैसे लगी क्लास वो जरूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। और दोस्तों क्लास को खत्म होने के बाद में आप क्लास को हाइप भी आप जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।